तो फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के जंगल से होती है, जहाँ की नदी में हम गैबी और उसके साथी को देखते हैं। ये दोनों रेंजर्स हैं। ये लोग जंगल में अपना मिशन करने के लिए आए थे और जल्द ही इन्हें मिशन कंप्लीट करके यहाँ से जाना। गैबी अपने ड्रोन कैमरा से जंगल में आसपास नजर रख रही थी और एकदम से उसके ड्रोन कैमरा की किसी के साथ टक्कर हो जाती है और उसका ड्रोन गिर जाता। गैबी कहती है कि मुझे अपना ड्रोन वापस लेना है। वो 2 किलोमीटर ही दूर गिरा होगा। हालांकि उसका साथी उसे वार्न भी करता है कि इस जंगल से कोई भी बचकर कभी वापस नहीं आया। फिर भी गैबी अंदर जाने का फैसला करती है तो उसका साथी उसे कहता है, ठीक है, मैं आगे से काम खत्म करके आता हूँ, तुम ठीक 1 घंटे बाद मुझे यहीं पर मिलना। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री की तरफ से जंगल में जो कैमरास लगाए जा रहे थे, 2 आदमी उन कैमरास के ऊपर कुछ लगाकर उन्हें ढक रहे थे। यहाँ गैबी भी उस जगह पहुंच जाती है जहाँ उसका ड्रोन गिरा था। नीचे वो देखती है कि ड्रोन का एक पुर्जा तो यहाँ पर गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ ड्रोन नहीं है और हम उसके ड्रोन को एक लड़के की कमर पर बंधा हुआ देखते हैं। इधर गैबी का साथी जब उन कैमरास की हिस्ट्री चेक करता है जो मिलिट्री ने लगाए हुए थे, तो देखता है कि इन कैमरास में तो कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और उसे पता चलता है कि किसी ने कैमरास के लेंसेज को ही ढका हुआ है। जिसने भी ये किया था उसका मकसद खतरनाक ही होगा। दूसरी तरफ गैबी जब वापस लौटी तो उसे अपना साथी नहीं मिला। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसे जंगल से अजीब आवाज सुनाई देती है जिसका वो पीछा करने लग जाती है बिना ये सोचे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ ही दूर जाने पर उसका पाँव एक रस्सी से टकरा जाता है जो कि दरअसल एक ट्रैप था और उस ट्रैप में फंसकर गैबी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। गैबी को बहुत दर्द हुआ था। उसने मदद बुलाने के लिए रेडियो से अपने साथी को भी कॉल करने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई इंसान उसके पास से भाग कर गया हो। उसने हिम्मत की, अपने पाँव से उस लकड़ी के टुकड़े को निकाला और उस आदमी का पीछा करने लग गई, लेकिन पाँव के दर्द की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाई। उसने देखा कि जंगल में एक तरफ लाल रोशनी फैलने लगी है, जबकि यहाँ पर उसका साथ अब उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि गैबी उस लाल लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती है। वहाँ से कुछ स्पोर्स निकलते हैं जिन्हें गैबी सूंघ लेती है और गैबी इस टाइम हिप्नोटाइज हुई भी महसूस होती है। गैबी का साथी जो उसे ढूंढने के लिए जंगल में आ चुका था, उसे भी वही अजीब आवाज सुनाई देती है जो गैबी को सुनाई दी थी। वो इस आवाज से इतना ज्यादा डर जाता है कि सामने देखता नहीं और कदम बढ़ा देता है और इस तरह सामने बनी दलदल में गिर जाता है। उसने सामने देखा कि दरख्त के पीछे कोई छुपा हुआ था। उसे लगा कि वो गैबी होगी, इसलिए वो उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन यहाँ वो कोई इंसान हमें नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हमें गैबी को दिखाया गया जिसे जंगल में एक कैबिन मिला था। कैबिन के अंदर कोई नहीं था। कैबिन में चेक करने के बाद गैबी दर्द से तड़पती हुई वहीं पर गिर जाती है और अपने जख्म पर अपनी ये सॉक्स बांधते हुए वहां सो जाते हैं। उधर गैबी के साथी को वो आवाजें और भी ज्यादा डराने लगी थी। अब उसे ऐसा भी महसूस होने लगा था कि कोई उसके इर्द गिर्द घूम रहा है और अचानक से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जबकि यहाँ गैबी भी देखती है कि उसे वॉमिट हुई है और उसकी वॉमिट में से मशरूम निकला था। ये देखकर वो डर कर उठ जाती है और उसे पता चलता है कि उसने जो देखा था वो उसका ख्वाब था। और तभी यहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं। वो आदमी गैबी को देखकर घबराता नहीं बल्कि उसके पाँव पे लगे हुए जख्म को देखते हुए कहता है कि तुमने हमारा ट्रैप खराब कर दिया है। अब वो आदमी गैबी को कुछ खाने के लिए भी देते हैं और उसके पाँव की पट्टी भी कर। ये आदमी गैबी से पूछते हैं कि तुम शहर से आई हो और यहाँ पर क्या करने आई हो। गैबी कहती है, नहीं, हम रेंजर स्टेशन से आए हैं और यहाँ पर हम रूटीन चेकिंग कर रहे हैं। अब वो आदमी जिसका नाम बैरन है वो गैबी से पूछता है, और कितने रेंजर्स हैं यहाँ पर। गैबी बताती है, बस हम 2। सीन्स गैबी के दूसरे साथी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जो उन क्रिएचर्स से छुपा हुआ था, जो क्रिएचर्स उसके पीछे थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके बहुत करीब आ रहा है। डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई इंसान जैसे दिखने वाली क्रिएचर थी जिसके सर पर मशरूम उगे हुए थे और वो उल्टा होकर चल रहा था। उस आदमी का बस ये देखना था कि उसने कुछ नहीं सोचा और वो वहां से भाग गया। रात होने पर जंगल में उन क्रिएचर्स की खौफनाक आवाजें फैलने लगी थी। गैबी ने कंफ्यूज होकर उन दोनों से पूछा, ये कैसी आवाजें हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जानवरों की आवाजें हैं। जिसके बाद वो दोनों बाप बेटा बैठकर अजीबोगरीब प्रेयर्स करने लग गए। जिसके बाद उन दोनों ने गैबी को खाना खाने के लिए भी कहा, लेकिन गैबी ये कीड़े मकोड़े नहीं खाना चाहती थी। दूसरी तरफ दिखाया गया कि गैबी का साथी जो उन क्रिएचर से बचकर भाग रहा था, उसके सामने वही इंसान जैसी दिखने वाली क्रिएचर आ जाती है और इस क्रिएचर का तो मुंह दरमियान से फटकर उसके अंदर मशरूम्स उगे हुए थे। वो इस क्रिएचर से बहुत ज्यादा डर गया और उल्टी तरफ भागने लगा और इस क्रिएचर ने भी जोरदार चीख मारी और उसकी चीख में हमने कुछ स्पोर्स को भी निकलते हुए देखा। वो लड़का जाकर एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया था
लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हमला हो रहा है। दरख्त की ही कुछ जड़ें और बेलें उसके ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ दिखाया गया कि गैबी की पट्टी करने के लिए वो आदमी एक दवाई बनाकर लाया था। दिखाया जाता है कि एकदम से गैबी के जिस्म पर अजीबो गरीब जड़ी बूटियां उगने लग जाती हैं। ये देखकर गैबी डर जाती है और उठ जाती है। उसे पता चलता है कि ये तो बस उसका ख्वाब था और इस टाइम वो इस कैबिन में अकेली थी। अब गैबी ने उठते ही रेडियो से अपने साथी को कांटेक्ट करने की कोशिश की। रेडियो की दूसरी तरफ उसका कांटेक्ट भी हुआ। उसका साथी बस अपना नाम बोल रहा था, इसके अलावा उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था और ऊट पटांग की बातें कर रहा था जो गैबी को समझ नहीं आ रही थी। यहाँ घर पर गैबी अपने आप को गर्म रखने के लिए थोड़ी सी आग जला लेती है, जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो दोनों बाप बेटा शिकार करने के लिए गए हुए थे। शिकार करने के बाद वो उसका खून अपने बेटे के जिस्म पे लगा देता है और फिर दोनों मिलकर मदर नेचर से माफी मांगते हैं इस शिकार को मारने के लिए। सीन कट होकर अब हम गैबी के साथी की मरी हुई लाश को देखते हैं। उसके पूरे जिस्म पर बिल्कुल उसी तरह जड़ी बूटियां और मशरूम उग रहे थे जैसे गैबी ने अपने ख्वाब में अपने जिस्म पर उगते हुए देखे थे। रात को गैबी को दोबारा वही डरावना ख्वाब आता है जिसमें वो देखती है कि पौधों की जड़ें बढ़ते हुए उसके मुंह के अंदर जा रही हैं। इससे पहले कि कुछ होता, गैबी को वो आदमी जगा देता है। वो उसे बताता है कि कुछ क्रिएचर्स उनके कैबिन के बाहर हैं और उसे बिल्कुल खामोश रहना है क्योंकि ये क्रिएचर्स देख नहीं सकती और उनकी आवाजों से ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। गैबी हाँ में सर हिला देती है और इतनी ही देर में वो क्रिएचर्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं जिनसे ये दोनों बाप बेटा लड़ने लग गए थे। उन्होंने एक क्रिएचर को तो तीर मारते ही गिरा दिया, पर दूसरा क्रिएचर अब स्टीफन के साथ लड़ने लग गया। लेकिन यहाँ पर उसके डैड आकर उस एंटिटी से उसे बचा लेते हैं और उसे दूर कर देते हैं। अब दूसरी क्रिएचर अंदर आ जाती है। वो इधर उधर देखते हैं। गैबी और स्टीफन बिल्कुल स्टिल खड़े रह जाते हैं। स्टीफन जिसको आदत थी ये सब देखने की, वो तो जरा सा भी नहीं हिलता, इसीलिए क्रिएचर्स उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन गैबी घबरा जाती है और हिलने लग जाती है और इस तरह क्रिएचर उसकी मूवमेंट के जरिए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इससे पहले कि वो क्रिएचर उसे मार देता, स्टेफन पीछे से आकर अपना चाकू उस क्रिएचर की कब्र में स्टैब कर देता है और इसके बाद पीछे से ही खड़े होकर वो हाथ आगे कर उसके दिल में अपना चाकू स्टैब करते हुए उसे मार देता है। जिसके बाद ये दोनों बाकी आने वाले क्रिएचर्स को भी एक बड़े डंडे से मारते हुए बाहर फेंक देते हैं और ये लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। स्टीफन देखता है कि गैबी के जिस्म पर उसे क्रिएचर का खून गिरा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से खुद गैबी के कपड़े उतार देता है और उसकी पूरी बॉडी को साफ करने लगता है। गैबी की तबीयत बिगड़ जाती है और गैबी यहाँ पर बेहोश हो जाती है और यहाँ पर स्टीफन के डैड देखते हैं कि इस मर्तबा उसे भी इस लड़ाई में चोट आ गई थी। गैबी को जब होश आता है तो ये आदमी गैबी को बताता है कि ये क्रिएचर्स ह्यूमनॉइड फंगस हैं। वो बताता है कि ये इंसानों के ऊपर हमला करती हैं और इंसानों के ही जिस्म के जरिए जिंदा रहती हैं। वो गैबी को बताता है कि ये क्रिएचर्स इंसानों से भी कई हजारों साल पुरानी हैं और इनकी तादाद दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म से ज्यादा है। ये लोग पहले छुप कर रहते थे पर अब ये बाहर निकल आए हैं और सभी इंसानों को अपने जैसा बनाने के लिए तैयार हैं। गैबी को उसकी बातों पे यकीन नहीं आता तो बेनेट कहता है कि इंसान होते ही बेवकूफ़ हैं और तुम भी ऐसे ही इंसानों में से एक हो। खैर आज रात ये सारे सो जाते हैं और रात में दोबारा गैबी को एक डरावना ख्वाब आता है जहाँ पर वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़े दरख्त के सामने खड़ी है। एकदम से कोई पीछे से उसे हाथ लगाता है और तभी उसकी गर्दन पर वो फंगस हमला कर देती है और गैबी डरकर उठ जाती है। उसने देखा कि इस टाइम स्टीफन उसके साथ बैठा हुआ था, इसीलिए वो खुद ही रिलैक्स हो गई। स्टीफन से बातें करने लगी और उसने स्टीफन को अपना फोन भी दिखाया और यहाँ पर इन दोनों ने पिक्चर्स भी ली। फोन को देखकर स्टीफन काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके डैड आकर उसके हाथ से फोन लेकर फेंक देते हैं। वो स्टीफन से कहते हैं कि गैबी एक मॉन्स्टर है, ये तुम्हें खतरा पहुंचाएगी और उससे दूर रहो। ये दोनों कैबिन से बाहर निकल जाती हैं और गैबी अपने टूटे हुए फोन के टुकड़े समेटते हुए उन्हें जब जोड़ रही होती है तो उसे बिस्तर के नीचे से एक बुक मिलती है जिसे स्टीफन के डैड लिख रहे थे। जबकि जंगल में अब हमें दिखाया जाता है कि जो दरख्त गैबी के ख्वाब में आया था उसी दरख्त के सामने इस टाइम वो आदमी खड़ा हुआ था। ये आदमी अपना थोड़ा सा ब्लड इस दरख्त के अंदर देता है और देखता है कि दरख्त के अंदर छोटे छोटे मशरूम्स उगे हुए थे। दरख्त के अंदर से एक अजीब किस्म की रोशनी निकल रही थी और कुछ स्पोर्स भी उड़ रहे थे, जैसे दरख्त के अंदर की दुनिया ही अलग हो। वो अब दरख्त के अंदर हाथ डालकर 2 मशरूम्स तोड़ लेता है, एक खुद खाता है और एक अपने बेटे को खिलाता है। और जब ये लोग वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि गैबी उसकी लिखी हुई बुक पढ़ रही थी
और इसी टाइम वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि अब गैबी के पूरे जिस्म पर इन्फेक्शन फैल गई थी। उसकी बॉडी में से भी अब मशरूम सूख रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने ख्वाब में देखे थे। ये देखकर गैबी घबरा जाती है और अपने हाथ से अपनी बॉडी पे उगने वाले मशरूम्स को साफ करने की कोशिश करती है। ये लोग क्योंकि जानते थे कि गैबी इन्फेक्टेड हो गई है, इसीलिए वो फौरन उसे यहाँ से भाग जाने को कहते हैं। स्टीफन को अपने डैड का फैसला अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो खामोश रहता है। जाने से पहले स्टीफन उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान था। वो उसके हाथ को लिक भी करता है ताकि वो इन्फेक्शन उससे दूर हो सके, और फिर उसे टेंशन में गले भी लगा लेता है। इतनी देर में स्टीफन के डैड अंदर आकर कहते हैं, चलो चलने का टाइम हो गया है। ये लोग उसे जंगल से बाहर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। जंगल से गुजरते हुए उसे अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, तो वो उन आवाज़ों का पीछा करने लग जाते हैं। एक दरख्त के पास से गुजरते हुए वो मिलिट्री के लगाए कैमरास में से मेमोरी कार्ड निकालती है, और थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उसे अपने साथी की लाश नजर आती है, जिसकी पूरी बॉडी पर अब मशरूम उग चुके थे। गैबी जब उसके पास जाती है और उसे टच करने की कोशिश करती है, तो गैबी को पता चलता है कि उसका साथी अभी भी जिंदा था। उसका साथी रोते हुए उसे कहता है, प्लीज मुझे मार दो, मुझे इस दर्द में नहीं रहना। लेकिन गैबी उसे कहती है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू करके लेकर जाऊंगी, हम हॉस्पिटल जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे। इन लोगों की बातों के दौरान पीछे से बैरन उसे मारने की कोशिश भी करता है, क्योंकि वो जानता था कि ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो सकती। पर गैबी उसे रोक देती है और उससे पूछती है, बताओ क्या ये सब ठीक करने का कोई और रास्ता नहीं है? बैरन चुप करके अपना एरो उस आदमी के हाथ में पकड़ा देता है, और वो आदमी उस एरो को अपने मुंह के अंदर स्टैब करते हुए अपनी जान ले लेता है। और अपनी साथी की अपनी आंखों के सामने मौत देखकर गैबी पूरी तरह टूट जाती है। उसकी रोने की आवाज़ों से यहाँ पर बहुत सारी क्रिएचर्स अट्रैक्ट हो जाती हैं, और बैरन फौरन अपनी जान बचाने के लिए गैबी को यहाँ से भागने को कहता है। कैबिन में पहुंचते ही ये लोग स्टीफन को जगाते हैं, और स्टीफन गैबी को वापस देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर बैरन पैनिक हुए अंदाज में सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगता है, क्योंकि क्रिएचर्स अभी भी इनकी कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे। खैर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि आधी रात में गैबी जब डर कर उठती है तो देखती है कि सच में अब उसकी बॉडी में भी छोटे छोटे मशरूम्स और फंगस पैदा होने लगे थे। वो बैरन से कहते हैं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास कोई ना कोई मेडिसिन जरूर है जिसकी वजह से तुम लोग इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड नहीं हो। लेकिन बैरन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और इस जगह को छोड़ जाता है। गैबी स्टीफन से पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ गए हैं इस टाइम, तो वो बताता है कि वो इस टाइम प्रे करने गए हैं। अब गैबी स्टीफन से बातें करने लग जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। स्टीफन बताता है कि उसकी मॉम जंगल में है। गैबी को ये बात सुनकर काफी अजीब लगता है, उसे स्टीफन की बात समझ नहीं आती। तो ये लड़का कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये लोग बातें करते हैं और गैबी स्टीफन को मनाती है कि तुम मेरे साथ बाहर की दुनिया में चलो, मैं तुम्हें एक रेंजर बना दूंगी और वहाँ की जिंदगी यहाँ से बहुत बेहतर होगी। तब स्टीफन उससे कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे डैड कहते हैं कि एक दिन हम सब मर जाएंगे और वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा। सीन कट होकर हम स्टीफन के डैड को देखते हैं, जो उसी दरख्त के सामने बैठा प्रेयर से कर रहा था कि एकदम से उस दरख्त के पीछे रेड लाइट निकलने लगती है और वो घबरा कर घर आ जाता है। घर आने पर भी उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ दिख रहा था। अगली सुबह होते ही वो आदमी स्टीफन को लेकर उस दरख्त के सामने जाता है और अपना रोज वाला रिचुअल करता है। अपने खून के कुछ कतरे उस दरख्त में डालता है और वहां से मशरूम लेकर एक खुद खाता है और एक अपने बेटे को खिलाता है। जबकि यहाँ गैबी जब सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि इन्फेक्शन उसकी बॉडी में बहुत तेजी से फैल रहा था और अब उसकी बॉडी में बहुत सारे मशरूम्स और चीजें उग गई थी। बैरन और स्टीफन घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और बैरन नोटिस करता है कि आज स्टीफन बहुत तेजी से घर की तरफ भाग रहा था और घर आते ही वो जल्दी से गैबी को किस कर देता है। दरअसल वो अपने मुंह में रखा हुआ मशरूम गैबी को देना चाहता था जो उसके डैड ने उसे दिया था। गैबी समझ जाती है कि ये वही दवाई है जिससे इन्फेक्शन नहीं फैलता। वो ये खा लेती है और इतने में ही बैरन आ जाता है। बैरन सब कुछ समझ भी चुका था, लेकिन वो उनको कुछ नहीं कहता और गैबी से कहता है कि अब तुम्हारा जाने का वक्त हो चुका है। गैबी जब ये नोटिस करती है कि उस मशरूम ने काम दिखाया था और उसकी इन्फेक्शन एकदम से कम हो गई थी, तो गैबी उससे कहती है कि मैं यही रुकना चाहती हूँ। गैबी ने ये फैसला अपने आप को ठीक करने के लिए लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि शहर में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। स्टीफन इस खबर से खुश हो जाता है और वो गैबी को जंगल में रहने के तरीके सिखाने लगता है, शिकार करना सिखाता है और साथ ही साथ तीर चलाना भी सिखाता है। काफी दिन यूं ही गुजर जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। वो अब गैबी को लेकर उस ट्री के पास भी जाता है जिसकी ये लोग पूजा किया करते थे। गैबी हैरान थी कि ये वही ट्री था जो उसने अपने ख्वाब में देखा था। अब घर आकर गैबी उन आदमियों से कहती है कि मैं आप लोगों के रिलीजन का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ये सुनकर एक मर्तबा के लिए तो बैरन को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो उसकी बात मान जाते हैं और रात को दोनों बाप बेटा बैठकर एक रिचुअल की तैयारी करते हैं। ये लोग एक जानवर का खून रात में सबसे पहले गैबी के मुंह पर लगाते हैं और फिर बैरन किसी चीज की राख को गैबी के मुंह पर उड़ा देता है
और ये होते ही गैबी जैसे किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है। वो देखती है कि इस टाइम वो एक झील के पास लेटी हुई थी और वो भी बिना कपड़ों के। एकदम से वो देखती है कि पीछे नदी में से एक लड़का निकल कर आता है। ये लड़का स्टीफन था और इस टाइम वो भी बिना कपड़ों के था। ये लोग यहाँ पर एक साथ कुछ वक्त गुजारते हैं और एकदम से गैबी किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वो देखती है कि इस टाइम वो उसी दरख्त के सामने थी जो उसने जंगल में देखा था और इस दरख्त के सामने उसे बहुत सारे अजीबोगरीब विजन्स आते हैं। जैसे वो देखती है कि स्टीफन के मुंह के अंदर किसी ने तीर मारकर उसे मार दिया है और गैबी की अपनी भी जान को खतरा है। इस टाइम वो डर कर रुक जाती है और देखती है कि दोनों बाप बेटा उसके पास बैठे हुए थे और उससे पूछ रहे थे कि तुमने ख्वाब में क्या देखा। इससे पहले कि वो कुछ इन्हें बताती, एकदम से उसे दोबारा होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि पिछला भी सीन उसके ख्वाब का ही एक हिस्सा था। उसे जब असली दुनिया में होश आता है तो ये लोग दोबारा उससे सेम ही सवाल करते हैं कि तुम्हें क्या हुआ था और तुम इस टाइम कहाँ पर थी। गैबी बताती है कि मैं ख्वाबों की दुनिया में थी और मुझे लगा कि जैसे मैंने वहाँ पर महीनों गुजारे हैं, लेकिन बैरन बताता है कि बस तुम पिछले 4 घंटे से ही बेहोश हो। वो बताती है कि उसने ख्वाब में उस दरख्त को बोलते हुए देखा है। वो दरख्त एक मॉन्स्टर है। बैरन पूछता है तो आखिर वो दरख्त चाहता क्या है। गैबी बताती है कि वो तुम्हारे बेटे की जिंदगी चाहती है, उसका सैक्रिफाइस चाहती है। ये सुनकर बैरन डर जाता है और वो फौरन उस दरख्त के पास जाकर प्रे करने लगता है, उससे माफिया मांगने लग जाता है। यहाँ पर वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि गैबी और स्टीफन की दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये लोग एक साथ में खेलते हैं, हंसते हैं और यहाँ बैरन कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा फैसला करना था। अगली सुबह होते ही सूरज निकलने से पहले बैरन उस दरख्त के सामने प्रे करने के लिए चला जाता है और इसी टाइम पर गैबी और स्टीफन इस झोंपड़ी से भागने की तैयारी करने लग जाते हैं, जिसका प्लान इन्होंने पहले ही बना लिया था। इससे पहले कि वो लोग यहाँ से निकल जाते, बैरन उनके सामने आ जाता है और वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या कमी रह गई थी, तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो, जबकि मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट किया, तुम्हें तुम्हारी माँ और बाप दोनों बनकर पाला। तुम जिस दुनिया में जाने वाले हो उस दुनिया में तुम एक रेस का हिस्सा बनकर रह जाओगे। तुम्हें बिना मकसद, बिना फायदे के कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम्हें उन चीजों की आदत पड़ जाएगी। वो दुनिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं। स्टीफन ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी गैबी के साथ जाना चाहता था, पर आखिर में बैरन अब ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है और कहता है ठीक है जाओ, तुम भी जाना चाहते हो ना, पहले मुझे तुम्हारी मॉम छोड़ गई और अब तुम भी छोड़ जाओ। बस ये उसका कहना था कि स्टीफन इमोशनल हो गया और उसने अपने डैड के साथ रहने का फैसला कर लिया। इनकी बातों के दौरान गैबी बोलती है मैं जानती हूँ कि तुमने ही तुम्हारी वाइफ को मारा है, पर वो आदमी कहता है नहीं, उसने खुद अपनी जान लेने का फैसला किया था क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा जिंदा रह सके। अब ये दोनों बाप बेटा अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं और गैबी अपने रास्ते की तरफ चल पड़ती है। काफी देर चलने के बाद उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो भागकर दोबारा उनके कैबिन की तरफ जाने की कोशिश करती है। इधर बैरन स्टीफन को लेकर उस दरख्त के सामने जाने लगता है। स्टीफन पूछता है डैड हम कहाँ जा रहे हैं, तो बैरन उसे बताता है हम एक सेक्रीफाइस के लिए जा रहे हैं। यहाँ गैबी जब उस कैबिन में वापस पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो यहाँ से अपना बो एंड एरो उठा लेती है जो स्टीफन ने उसे बना कर दिया था। यहाँ रास्ते में स्टीफन बैरन से पूछता है किस चीज का सेक्रीफाइस देंगे, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। तो बैरन उससे कहता है घबराओ नहीं, गॉड हमें सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ दे भी देंगे। हम देखते हैं कि गैबी भी इन दोनों का पीछा करती है क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसे गैबी समझ चुकी है। अब रास्ते में गैबी के एक ह्यूमनाइड फंगस आ जाता है जो गैबी की मूवमेंट को नोटिस कर लेता है और गैबी उसे देखकर दरख्त के पीछे छुप जाती है। यहाँ दरख्त के पास पहुँचने पर फाइनली बैरन अपने बेटे को यह बता भी देता है कि गॉड ने तुम्हें चुना है सेक्रीफाइस के लिए। ये कहते ही वो उसकी कमर पर हमला कर देता है और अपने आप को बचाने के लिए स्टीफन नीचे गिर जाता है। यहाँ पर गैबी जो फौरन स्टीफन के पास पहुंचना चाहती थी वो उस ह्यूमनाइड फंगस के ऊपर पहले तीर से हमला करके उसे मार देती है और उसके बाद दोबारा उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पर स्टीफन अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना चाहता था लेकिन बैरन ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया था और अब ये दरख्त की जड़ें उसके हाथों को भी बांधने लगी थी। गैबी भी सही वक्त पर पहुंच जाती है लेकिन वो स्टीफन तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि दरख्त की शाखें उसे भी किसी ट्रैप की तरह पकड़ लेती हैं। गैबी इन शाखों में से भी अपने आप को निकाल लेती है और जल्दी से बैरन के ऊपर एक एरो से शूट करती है। इस हमले से बैरन ज्यादा जख्मी नहीं होता और वो गैबी के ऊपर ही हमला करता है जिसकी वजह से गैबी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और इससे पहले कि बैरन गैबी को पूरी तरह मार देता, उसे बचाने के लिए पीछे से स्टीफन अपने ही डैड के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ गैबी के मुंह के ऊपर अब एक ह्यूमनॉइड फंगस आ गया था जो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी स्टीफन ने दोबारा आकर गैबी की जान बचाई। स्टीफन जब इन ह्यूमनॉइड फंगस से लड़ रहा था तब बैरन गैबी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ से ले जाने लगता है। गैबी को दरख्त के सामने लिटाकर वो कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला करने ही वाला था
कि पीछे से कोई उसके ऊपर हमला कर चुका था। फ्लैशबैक में कुछ मिनट पहले के सीन्स दिखाए जाते हैं जब स्टीफन उन क्रिएचर्स से लड़कर बहुत ही बहादुरी से उन क्रिएचर्स को मारने में कामयाब हो जाता है और भागते हुए गैबी तक पहुंचता है, जहां वो दिखता है कि उसके डैड गैबी को मारने वाले हैं। इसीलिए वो फौरन पीछे से अपने डैड के ऊपर अपने एरो से हमला कर देता है। पेरेन इस हमले से कमजोर होकर नीचे गिर जाता है और इस मर्तबा भी अपने बेटे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तो बस ये टेस्ट कर रहा था, लेकिन तभी गैबी यहाँ पर दिखती है कि पीछे से और क्रिएचर्स इस तरफ बढ़ रहे थे। वो स्टीफन से जल्द यहाँ से भागने को कहती है और ये दोनों बेरन को यहीं मरने के लिए छोड़ जाते हैं। ये दोनों कैबिन के अंदर आ जाते हैं और गैबी जब नहाती है तो उसे दोबारा कोई विजन आता है कि वही क्रिएचर्स, वही ऑर्गेनिजम्स दोबारा उसकी बॉडी के साथ कनेक्शन बना रहे थे। और ये देखकर डरते हुए वो दोबारा होश में आ जाती है और अंदर आकर अब बेरन की बुक को पढ़ना शुरू करती है जिसमें उसने इन मशरूम्स के बारे में लिखा हुआ था। जबकि दूसरी तरफ हमें बेरन को दिखाया जाता है जो अब खुद इन्फेक्टेड हो चुका था और बहुत तेजी से उसकी बॉडी पर बड़े बड़े मशरूम्स उगने लगे थे। इस टाइम पर वो स्त्री से माफी मांगता है और कहता है कि तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी मैं करूंगा, मुझे प्लीज एक चांस तो दो। लेकिन अब ये दरख्त उसकी कोई बात नहीं मान रहा था और हमें पता चलता है असल में ये दरख्त उसकी वाइफ ही थी जो आज से 13 साल पहले इस बड़ी सी क्रिएचर में बदल गई थी। आज उसकी वाइफ उसे वो मशरूम नहीं देती जिससे वो इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकती थी और इस तरह बेरन पूरी तरह इन्फेक्टेड होकर उसी ह्यूमनॉइड क्रिएचर में बदल जाता है। सीन कट होकर हमें घर के अंदर गैबी को दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी भी अब फंगस में बदल गई थी। इन्फेक्शन उसकी बॉडी में बुरी तरह फैल गया था और वो अब आहिस्ता आहिस्ता मर रही थी। मरने से पहले गैबी स्टीफन से कहती है कि तुम हंसती दुनिया में चले जाओ, लेकिन वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। कुछ दिन गुजर जाते हैं, इन्फेक्शन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गैबी का जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है और वो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए स्टीफन से कहती है कि मुझे मार दो। उसकी तकलीफ को देखते हुए आखिर स्टीफन को भी उसे मारना पड़ता है। दिल पे हाथ रखकर अपने चाकू से उसको स्टैब करते हुए मार देता है और अब वो इस जंगल की दुनिया में अकेला रह जाता है। वो जानता था कि वो यहाँ पर अकेला तो नहीं रह सकता, इसीलिए वो भी बाहर की दुनिया में जाने का डिसाइड करता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम स्टीफन को एक होटल पर खाना खाते हुए देखते हैं और जो खाना वो छोड़कर जाता है हम देखते हैं कि उस खाने में फौरन फंगस लग जाते हैं। यानी दरअसल वो भी इन्फेक्टेड था और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।